चैप्टर 25। वो डोर नॉक कर दादी के रूम में एंटर हुई। इस वक्त उस रूम में फलक और दादी के सिवा कोई और नहीं था। तभी ने उनसे कुछ ऐसा सवाल किया जिसे सुन दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब आगे। दादी मेरी आंखें देख, क्या आपको किसी की याद आती है? फलक के अचानक पूछे इस सवाल से दादी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गई, जिसे फलक ने भी नोटिस कर लिया था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी मुझे याद नहीं कि तुम्हारी आंखें किसी की तरह दिखती हो, दादी ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा। ओह, फलक ने थोड़ा सैड सा फेस बनाकर कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? दादी ने थोड़ी चिंता से पूछा। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में मेरी आंखों के बारे में कुछ कहना चाहती थी, बस इसलिए मैंने पूछा। फलक की बात सुन दादी के माथे पर हल्का पसीना आ गया। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वैसे ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी का रिसेप्शन हम कब रखें? दादी ने बात बदलते हुए कहा। वहीं दादी की बात सुन अब फलक के अंदर के जासूस ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। अब तो उसे दादी के कमरे में आने के अपने फैसले पर ही गुस्सा आ रहा था। नहीं दादी, वो क्या है न, मैंने ही मिस्टर सिंघानिया को अभी ये शादी पब्लिकली करने से मना किया है, क्योंकि मैंने अभी इस शादी के बारे में अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया है। फलक के मुंह में जो आ रहा था वो सब वो दादी से बोले जा रही थी। मुझे नहीं पता तुमने अपने घर वालों से इस शादी को क्यों छुपाया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम जल्द ही उन्हें इस बारे में बता दो। दादी की बात सुन फलक ने हो में अपना सिर हिला दिया। फिर वो कुछ काम का बहाना कर वहां से चली गई। फलक के जाते ही दादी के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। जहां थोड़ी देर पहले वो मुस्कुराते हुए फलक से बात कर रही थी, तो वहीं अब उनके चेहरे में गहरी उदासी छा गई। मुझे पता है कि तुम्हारे और वेदांत के रिश्ते कैसे हैं, आखिर हूँ तो तुम्हारी दादी ही। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों आपस में शादी के लिए कैसे मान गए, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो मेरे वेद को फिर से हंसना सिखा सकती हो, उसे फिर से खुश रहना सिखा सकती हो। मैंने अपने वेद को टूटते हुए देखा है, उसे रोते हुए देखा है, उसे अपने प्यार के लिए तड़पते हुए देखा है। बड़ी मुश्किल से तो उसने शादी की है। हे ऊपर वाले, तुझसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे मरने के बाद भी इन दोनों की जोड़ी मत टूटने देना और जिंदगी को बहुत सारी खुशियों से भर देना, दादी ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पे बने लग्जरियस सीईओ की केबिन में बैठा वेदांत लैपटॉप पर लगातार अपनी उंगलियों को चला रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, वेदांत की कोल्ड वॉइस सुन राज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और खुद को नॉर्मल कर केबिन के अंदर इंटर हो गया। उसने एक नज़र वेदांत की ओर देखा, जो अभी भी अपने लैपटॉप पे काम करने में बिजी था। मेरी शक्ल देखने के पैसे नहीं देता मैं तुम्हें, वेदांत की सर्द आवाज सुन राज कांप गया। सर नील चौधरी पानीपत जा रहा है मैम के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने, राज ने डरते हुए कहा। राज की बात सुन वेदांत के लैपटॉप पे चलती हुई उंगलियां रुक गई। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, वेदांत ने इतना कहा और फिर दोबारा अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। वहीं राज ने वेदांत की बात सुन हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में वेदांत की डोमिनेटिंग वॉइस सुनाई दी। वीर चौधरी पे नजर बनाए रखना, लेकिन ध्यान रहे कि वो मरना नहीं चाहिए। वेदांत की बात सुन राज ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी राज को कुछ याद आया। सर मैम के बिफोर एडॉप्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर मिसेस शर्मा उनके बचपन की इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखी है। राज की बात सुन वेदांत ने उसे जाने का इशारा किया और खुद चेयर पे लीन होकर लेट गया। उसके आंख बंद करते ही उसके आंखों के सामने एकाएक फलक का मासूम चेहरा आने लगा, जिसे देख उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली और फिर से लैपटॉप पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया।
इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात के 9 बजे जब वेदांत अपने घर आया तो उसे फलक हाल में दिखाई दी तो उसने अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया तो उसने एक सरसरी निगाह पूरे कमरे पर डाली लेकिन उसे फलक कहीं दिखाई नहीं दी। वेदांत ने अपनी टाई की नॉट को ढीली किया और अपना कोट सोफे पे फेंक वो बाथरूम की ओर जाने लगा। अभी वो बाथरूम के डोर तक ही पहुंचा था कि उसे बालकनी से कुछ आवाजें सुनाई दी जिसे सुन वेदांता के कदम ना चाहते हुए भी उस ओर चले गए। उसने देखा कि बालकनी का डोर ओपन था। वो जैसे ही डोर के पास पहुंचा कि सामने का नजारा देख उसके कदम वहीं ठहर गए। उसके सामने फलक बारिश में भीग रही थी। फलक ने इस वक्त एक नीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर कर अपने दोनों हाथों फैलाकर बारिश में भीग रही थी। बारिश का पानी उसके फेयर प्लासा स्किन पर बर्फ की सिल्ली की तरह लुढ़क रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक सुकून भरी स्माइल थी, जिसे देख वेदांत की आंखें उसके चेहरे पर जम सी गई थी। पूरी तरह से भीग जाने की वजह से उसकी साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। इस वक्त फलक किसी रैन ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। वेदांत को पता ही नहीं चला कि कब उसके कदम खुद ब खुद फलक की ओर जाने लगे। वहीं इन सब से अनजान फलक बारिश की बूंदों में अपने खोकर अपने गमों को कुछ देर के लिए भुलाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो सच में अपने गमों को कुछ पल के लिए भूल चुकी थी। अचानक ही किसी ने उसे अपनी ओर खींचा जिससे फलक सीधे उस इंसान के सीने से टकरा गई, जिससे वो एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसे समझने में देरी नहीं लगी कि ये शख्स कौन है। उसने अपने चेहरे को उठाकर देखा तो उसकी खूबसूरत ग्रे आईज वेदांत की अट्रैक्टिव डार्क आईज से जा टकराई, जिसे देख फलक एक पल के लिए उसमें खो गई। इससे पहले कि वो उन गहरी काली आंखों से अपनी नजरें फेर पाती, उससे पहले ही उसे अपने चेहरे पर वेदांत की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो सिहर उठी। इससे पहले कि वो वेदांत से दूर जा पाती, वेदांत ने उसकी कमर पे हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब खींच लिया, जिस वजह से अब उन दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। ठंड और डर की वजह से फलक के सुर्ख लाल होठ कांप रहे थे, जिससे वे बेहद अट्रैक्टिव दिख रहे थे, जिन पर से वेदांत की नजरें चाहकर भी हट नहीं पा रही थी। वो आंखों में अलग ही इमोशंस लिए उन्हें देख रहा था। इससे पहले कि फलक कुछ समझ पाती, वेदांत ने उसके नर्म ठंडे होठों पर अपने सख्त गर्म होठ रख दिए, जिससे फलक का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। इस वक्त वेदांत का एक हाथ फलक की नाजुक कमर को जकड़े हुए था तो उसका दूसरा हाथ फलक के गोरे गाल को थामे हुए था। वहीं फलक तो अपनी जगह नम खड़ी थी। वो तो बस आंखें फाड़े वेदांत के हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जो बारिश में भीगने के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। वेदांत के बालों से टपकता पानी फलक के चेहरे पर गिर रहा था। इस वक्त उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वहीं वेदांत इन सब बातों से अनजान फलक को स्मूथली किस करने में बिजी था। वो कभी फलक के लोअर लिप को सक करता तो कभी उसके अपर लिप को, तो कभी उन दोनों लिप्स को अपने होठों के बीच दबा के प्यार से स्मूच करता। अचानक ही एक तेज बिजली कड़की, जिसकी आवाज से वेदांत अपने होश में आया और अपने सामने फलक को इतने करीब देखकर उसके चेहरे में नाराजगी के भाव आ गए। उसने झटके से फलक को खुद से दूर किया, जिससे फलक के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा जमीन पे गिर गई, लेकिन उसके गिरने से पहले ही वेदांत वहां से जा चुका था। वो तो बस हैरानी से जाते हुए वेदांत को देख रही थी, जो कि बेवजह उससे नाराज होकर चला गया था। सिचुएशन के मुताबिक नाराज तो मुझे होना चाहिए, ना कि इस बाघड़ बिल्ले को। वैसे भी मैं किससे ऐसे नॉर्मल बिहेवियर की उम्मीद कर रही हूँ, जो कि एक नंबर का मेंटल है। वो फलक बड़ा बढ़ते हुए उठी और बेडरूम में चली गई।
जब वो रूम में आई तो उसने देखा कि वेदांत अब कपड़े चेंज करके सो रहा है। इस वक्त उसने ब्लैक ट्राउजर और वी नेक व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके मैसी हेयर उसके माथे पर बिखरे हुए थे, वो किसी स्लीपिंग प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। लेकिन फलक को इस वक्त किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, जो मूड स्विंग के मामले में औरतों को भी पीछे छोड़ सकता था। उसने वेदांत को इग्नोर किया और बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज करने चली गई। वो भी एक वाइट सिल्क नाइटी पहन बाथरूम से बाहर आई और वेदांत के दूसरे साइड लेट गई। चूंकि बेड बहुत बड़ा था इसलिए उसे वेदांत के साथ बेड शेयर करने में कोई परेशानी नहीं थी। आफ्टर ऑल उन दोनों के बीच काफी स्पेस जो था। वो तो ऑलरेडी वेदांत से चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो भी उससे मुंह फेर सो गई। वहीं दूसरी ओर ध्वनि इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर गिरती हुई बारिश को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे भी फलक की तरह बारिश बहुत पसंद थी। वो दोनों बहनें और नील अक्सर बारिश में साथ भीगा करते थे, क्योंकि चंडीगढ़ में उन्हें डांटने वाला कोई और था भी नहीं। अभी वो मुस्कुराते हुए अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रही थी। इन सब बातों से अनजान की बगल की बालकनी में सिगरेट का कश लेते निहाल की नजरें एक टक उसे ही निहार रही थी। ध्वनि ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके बाल मैसी बन में बंधे हुए थे जिसकी कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो उसे सबसे ज्यादा हसीन बना रहा था वो थी उसकी स्माइल, जिसे निहाल आज पहली बार देख रहा था, जो कि प्योर थी। दैट डैम स्माइल क्यूटी पाई। ये आवाज सुन ध्वनि की स्माइल अचानक गायब हो गई और उसने मुड़कर बगल की बालकनी में खड़े निहाल को देखा, जो मुस्कुराते हुए प्यार से उसे ही देख रहा था। क्या मतलब? ध्वनि ने कन्फ्यूजन से सवाल किया। लेकिन उसकी सोच से उलट निहाल उसके सवालों का जवाब देने के बजाय खुद ही उसकी बालकनी में कूद कर आ गया। उसकी इस हरकत पे ध्वनि आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो डर से अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन बारिश की बूंदों से फर्श गीली होने की वजह से वो अचानक लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो जमीन पे गिर पाती निहाल ने उसे कमर से थाम लिया। उसके ऐसे छूने से ध्वनि बुरी तरह कांप गई, जिसे निहाल भी देख पा रहा था। एसएच क्यूटी पाई, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा, निहाल ने ध्वनि की कत्थई आंखों में देखते हुए कहा, जिसे सुन ध्वनि अपनी घनी पालकों को बार बार झपका कर उसे ही हैरानी से देख रही थी। निहाल ने उसे खड़ा किया। मुझे बारिश बहुत पसंद है और उसमें भीगना भी और उसमें डांस करना तो सबसे ज्यादा पसंद है। फिर ध्वनि के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, सो विल यू बी माई डांस पार्टनर? निहाल ने कहा, जिसे सुन ध्वनि उसे जीरो एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। मुझे डांस करना नहीं आता, ध्वनि ने कहा। मैं सीखा दूंगा, निहाल ने अपनी अट्रैक्टिव मेनली वॉइस में कहा, जिसे सुन अब ध्वनि के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। निहाल उसे ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देख ध्वनि उसे चाहकर भी माना नहीं कर पाई और उसने अपने हाथ निहाल के बढ़ाए हुए हाथों पर रख दिए, जिसे देख निहाल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। निहाल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक सॉन्ग प्ले कर ध्वनि के साथ डांस करने लगा। चेहरे में तेरे, खुद को मैं भूं, आंखों के दरमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। निहाल ने ध्वनि को खुद से दूर किया और उसे दोबारा अपने करीब कर उसे उसकी कमर पे हाथ रख दिया, जिसे देख ध्वनि को थोड़ा डर लगने लगा था। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। निहाल ने ध्वनि को कमर से पकड़कर थोड़ा लिफ्ट किया और उसके साथ डांस करने लगा।
अब तक ध्वनि ये बात जान चुकी थी कि निहाल एक बेहतरीन डांसर है, तो उसने भी अपनी बॉडी निहाल के अकॉर्डिंग पूरी लूज छोड़ दी। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से, बस इतनी इल्तिजा, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। निहाल ने ध्वनि को कमर से पकड़कर थोड़ा लिफ्ट किया और उसके साथ डांस करने लगा। अब तक ध्वनि ये बात जान चुकी थी कि निहाल एक बेहतरीन डांसर है, तो उसने भी अपनी बॉडी निहाल के अकॉर्डिंग पूरी लूज छोड़ दी। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से, बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा, जो दिल ने ना कहा जान ले। निहाल ने अपनी उंगली पकड़ ध्वनि को राउंड घुमाया। इस वक्त निहाल के चेहरे पर ना बयां की जाने वाली स्माइल थी, तो वहीं ध्वनि के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो झूठी मुस्कुराहट के साथ निहाल के साथ डांस कर रही थी। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। डांस पूरा होते ही निहाल ने ध्वनि को अपनी बाहों में थाम लिया, जिसे महसूस कर ध्वनि चिहुक उठी। उसने देखा कि निहाल धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर ही झुक रहा था, जिसे देख ध्वनि की बॉडी बुरी तरह कांपने लगी। ननी निहाल जी, सॉन्ग खत्म हो गया, ध्वनि ने अपने कपकपाते होठों से कहा। ध्वनि की आवाज सुन निहाल अपने सेंस में आया और उसने ध्वनि को अपनी ग्रिप से आजाद कर दिया। उसके बाहों से छूटते ही ध्वनि उससे 2 कदम दूर खड़ी हो गई और अपना सिर नीचे कर जमीन को घूरने लगी। उसे देख निहाल अपने गीले बालों से हाथ फेरते हुए उससे बोला, ठीक है, रात बहुत हो गई है, थिंक यू शुड स्लीप नाउ। हम्मम, ध्वनि ने इतना कहा और उसे बिना गुड नाइट बोले कमरे में भाग गई। उसकी इस हरकत से निहाल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथों को आगे कर उन्हें देखने लगा, जिन हाथों से उसने अभी ध्वनि को थामा हुआ था। फाइनली एक स्टेप आगे तो बढ़ा मैं, निहाल अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोला और सीटी बजाता हुआ अपनी बालकनी में कूद अपने कमरे में चला गया। वहीं आधी रात को फलक को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुन उसकी नींद झटके से खुल गई। उसने नजरें घुमाकर अपने बगल की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने वेदांत बेड पर नींद में छटपटाए जा रहा था, शायद वो कोई डरवाना सपना देख रहा था। इस वक्त उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो लगातार नींद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख फलक बुरी तरह डर गई और इस वक्त फलक उसकी ऐसी हालत देख अपना गुस्सा भी भूल चुकी थी। वो बिना एक पल देरी किए वेदांत की ओर चली गई। उसने वेदांत के छटपटाते हुए हाथों को थाम लिया और एक हाथ से उसके माथे को सहलाने लगी, जिसे महसूस कर वेदांत का छटपटाना तो बंद हो गया, लेकिन उसका बड़बड़ाना जारी रहा। फलक ने क्यूरोसिटी से झुककर उसकी बातें सुनने की कोशिश की। शनाया, तुम मुझे छोड़ कर न नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे लिए 18 सालों तक इंतजार किया है, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा प्यार हो तुम, हमारा बेबी। फलक ने इतना ही सुन अपने सिर ऊपर उठा लिया। पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वेदांत के आगे की बात सुनने की। वेदांत के मुंह से किसी और लड़की के लिए ऐसी बातें सुन न जाने क्यों फलक के दिल में एक टीस सी उठी। ये अनजाना दर्द क्या था उसे तो नहीं पता, लेकिन उसे वेदांत की बातें सुन बुरा फील हो रहा था। उसने अपने कपकपाते हाथ वेदांत के बालों में रखे और उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगी।
जिसे महसूस कर अब वेदांत का नींद में बड़बड़ाना भी बंद हो गया और वो शांत होकर सोने लगा। जिसे देख फलक के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। भला कोई ये यकीन करेगा कि दिन भर शेर की तरह गुर्राते हुए मिस्टर सिंघानिया रात को बुरे सपने देख डरते हैं। सच में 24 घंटे इस लकड़बग्घे की नाक पे गुस्सा रहता है। ये बिल्कुल एंग्री बर्ड का मेल वर्जन है, फलक ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन मुझे इनसे इस बारे में बात करनी होगी और इनकी पिछली शादी के बारे में भी। आखिर नाम की ही सही, लेकिन बीवी हूँ इनकी। हक है मेरा ये सब जानने का। खुद तो डिटेक्टिव की तरह मेरी पूरी जन्म कुंडली निकाल कर बैठे हैं और अपने बारे में सिवाय अपने नाम के कुछ नहीं बताया। इस कंची आंखों वाले डेविल ने हुओ, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और वेदांत के बालों में हाथ फेरते रही। थोड़ी ही देर बाद उसे भी नींद ने अपने आगोश में भर लिया और वो वेदांत के बालों में हाथ फेरते हुए ही सो गई। अगली सुबह जब वेदांत की आंखें खुली तो उसके सामने फलक का खूबसूरत चेहरा था। फलक उसके सीने पर अपना सर रख सो रही थी। उसने अपने लिप्स का पाउट बनाया हुआ था। फलक की गर्म सांसें वेदांत अपने सीने में साफ महसूस कर सकता था। फलक की रेशमी जुल्फों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसे अपने इतने करीब देख वेदांत को अजीब सी फीलिंग ने घेर लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से उसके बाल हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसे शनाया का चेहरा याद आ गया, जिसे सोच हवा में ही उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। जिस चेहरे पर अभी बेतहाशा सुकून नजर आ रहा था, अब यूसी चेहरे पर गुस्से की लकीरें दिखने लगी। उसने झटके से फलक को खुद के ऊपर से साइड में धकेला, जिससे फलक की नींद तुरंत ही खुल गई। वो अपने आंखों को मलते हुए अपने डेविल पति को देखने लगी, जो उसे ही अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। अब मैंने क्या किया मिस्टर सिंघानिया, फलक ने जवाई लेते हुए कहा। वेदांत ने उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने फलक के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिससे फलक ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। बार्बी, तुम्हें बहुत शौक है मेरी बीवी बनने का? हाँ बोलो। तुम कहो तो पति होने का फर्ज आज ही निभा देता हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम बेड से उठ भी ना पाओ, तब शायद तुम अपनी इन चीप हरकतों से बाज आओगी। वेदांत फलक के चेहरे के एकदम करीब अपने दांत पीसते हुए बोला। वहीं वेदांत की ऐसी बेतुकी बिना सर पैर की बातें सुन अब फलक का सन्न भी जवाब देने लगा। उसका चेहरा अब गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। डू यू रियली थिंक मिस्टर सिंघानिया कि मैं आपकी बीवी बनने में जरा भी इंटरेस्टेड हूँ? आपको खुद के लिए इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। कल रात आप ही नींद में पैनिक कर रहे थे, इसलिए मैं आपके करीब आई थी, वो भी अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए। मुझे भी न कोई शौक नहीं है आप जैसे मेंटल हॉस्पिटल से भागे पेशेंट की बीवी बनने का। फलक ने वेदांत की नीली आंखों को अपनी लाल ग्रे आईज से घूरते हुए कहा। वहीं फलक की बातें सुन वेदांत की ग्रिप उसके बालों में और कस गई, जिससे फलक को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन अभी उसे दर्द से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बार्बी, तुम अपनी औकात में रहो और ये भूलो मत कि मैं तुम्हें कोठे से उठाकर लाया हूँ। वेदांत की बातें सुन फलक को अपने दिल में बेतहाशा दर्द होने लगा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गईं। अगर इतनी ही तकलीफ है तो वापस छोड़ दीजिए मुझे उस कोठे पे, कम से कम वहाँ लोग दर्द शरीर को देंगे, ना कि मेरे दिल को, जो आपकी ऐसी जहरीली बातों से मुझे यहाँ अपने दिल की तरफ पॉइंट करते महसूस होता है। तब मैं वहाँ अपनी इज्जत बेचकर आपको आपके पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे साथ, मैं मरर। बाकी के अल्फाज फलक के मुंह में ही रह गए, क्योंकि वेदांत ने उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया। वेदांत उसके होठों को सॉफ्टली किस कर रहा था, जैसे वो उसके दिल के दर्द को कम करना चाहता हो, लेकिन फलक की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके कानों में वेदांत की कही गई बातें गूंज रही थी, जिसे सोचकर उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह रहे थे।
वहीं वेदांत के कानों में तो फलक के मरने वाली बातें गूंज रही थी, जिसे सोचकर उसकी पकड़ फलक के कमर पर और कस गई। उसे इस वक्त फलक से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे फलक को इतना बुरा बोल सकता है। आखिर उसे कोलकाता से लाने से लेकर अपनी बीवी बनाने तक का सारा फैसला उसी का तो था। आखिर उसी ने तो फलक के लिए सारे रास्ते बंद कर उसे खुद से शादी करने को मजबूर किया था, तो वो कैसे फलक के ब्लेम कर सकता है। वेदांत काफी देर तक फलक को सॉफ्टली किस करता रहा, जिसे फलक ने ना ही रेजिस्ट किया और ना ही वो उसका साथ दे रही थी। वो तो आंखें बंद कर वेदांत को उसकी मर्जी का करने दे रही थी। थोड़ी देर बाद वेदांत ने फलक को किस करना बंद किया और उसके सिर से अपने सिर को जोड़ लिया। फलक जहां गहरी लंबी सांसें ले रही थी, तो इसके जस्ट अपोजिट वेदांत बिल्कुल काम होकर उसे देख रहा था। माय लियल बारबी, आइंदा से मुझसे दूर जाने की और ये मरने की बातें अगर मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी तो मैं खुद तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कीमा बनाकर ब्रूनो को खिला दूंगा। ब्रूनो लव्स व्हाइट स्किन्स, वेदांत ने अपने सिर से फलक के सिर को हल्का मारते हुए कहा। तो फलक गुस्से से अपना माथा मलते हुए वेदांत को घूरने लगी। अब तुम दोबारा मुझे ऐसे घूर कर सेड्यूस नहीं कर सकती बारबी, वेदांत ने आई विंक करते हुए कहा और वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही फलक ने अपना सिर पकड़ लिया। ओ गॉड, ये आदमी है या अपरिचित का अम्बी जो पल पल में अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है। फलक, या तो ये आदमी खुद पागल है या ये तुझे पागल कर देगा, फलक ने अपने नाखूनों को चबाते हुए कहा। वहीं बाथरूम के अंदर वेदांत शॉवर के नीचे खड़ा था और अपने दोनों हाथों को दीवार पे टिकाकर किसी गहरी सोच में गुम था। शॉवर का पानी उसकी मस्कुलर बॉडी से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, जो सिर्फ उसके शरीर को ठंडा कर सकता था, ना कि उसके दिल में लगी आग को। मैं बारबी से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे उससे दूर रहना होगा, क्योंकि वेदांत सिंघानिया की जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ एक ही थी, जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, जिसे देख पहली नजर में ही मुझे उस क्यूट सी लड़की से प्यार हो गया था। मैं दोबारा अपनी जिंदगी में किसी लड़की को जगह नहीं दे सकता, वेदांत ने खुद से कहा और उसी तरह भीगता रहा। थोड़ी देर बाद वेदांत बाथरूम से बाहर आया और क्लोजेट की ओर चला गया। फलक भी थोड़ी देर बाद शॉवर लेकर आ गई और रेडी होने लगी। वेदांत वहीं सोफे पे बैठ कुछ काम कर रहा था और फलक भी ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी हो रही थी। तभी उनके कमरे का डोर नॉक हुआ, जिसे सुन फलक ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राज खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने फलक के गुड मॉर्निंग विश किया तो फलक ने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जिसे देख वेदांत की चिलसी आंखें सिकुड़ है। अब भला बंदे की इतनी ब्यूटीफुल वाइफ किसी और हैंडसम लड़के से मुस्कुराते हुए बात करे तो पति को थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी ही। लेकिन यहाँ वेदांत जी अपने ईगो के आगे इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बत्ती सी चमकाने की सैलरी देता हूँ? वेदांत की कोल्ड वॉइस सुन राज के रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई और वो तुरंत ही वेदांत के सामने हाजिर हो गया। अगेन पर्सनालिटी चेंज, फलक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वेदांत के पास आ गई, क्योंकि वेदांत ने उसे इशारे से खुद के पास बुलाया था। फलक ने सामने टेबल पे रखे बॉक्स को क्यूरियस होकर देखा तो वेदांत ने उसे उस बॉक्स को खोलने का इशारा किया। फलक ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ उस बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुशी से अपनी जगह पे उछलने लगी, उसकी वेदांत के गालों पे किस किया और उसके गले लग गई। बैंक यू सो मच माय डियर हब्बी, फलक ने उसे कस कर गले लगाते हुए कहा। वहीं फलक के ऐसे अचानक गले लगाने से वेदांत की धड़कनें न चाहते हुए भी बढ़ गई। वो फलक के ऐसे रिएक्शन से बहुत हैरान था, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो अपने सामने का ऐसा सीन देखकर वेदांत से ज्यादा हैरान था।
राज तो अपने सामने का ये नजारा देख सबसे ज्यादा हैरान था। वो तो आंखें फाड़े और मुंह खोले अपने सामने का नजारा देख रहा था। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की जलती हुई निगाह महसूस हुई तो राज ने नजरें घुमा कर देखा तो उसका नजर वेदांत की रेड ब्लड ब्लू आईज से टकरा गई, जिसे देख उसका तो खून ही सूख गया। राज ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। वहीं फलक अब वेदांत से दूर हुई और अपने हाथ में पकड़े फॉर्म को लेकर खुशी से चहकने लगी। आपको पता है मिस्टर सिंघानिया, न्यू मॉडर्न फर्म ऑफ आर्ट्स में इंटर्नशिप करना मेरा हमेशा से सपना था। यहाँ तो सिंगिंग, डांसिंग, फैशन डिजाइनिंग और एक्टिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ देश विदेश के जाने माने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा से यहाँ इंटर्न करना चाहती थी। थैंक यू सो मच मुझे इतना अमेजिंग गिफ्ट देने के लिए, फलक ने बड़ी सी स्माइल पास करते हुए कहा। मैम और भी चीजें हैं बॉक्स में, आप उन्हें भी देख लीजिए, राज ने बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। राज की बात सुन फलक ने बॉक्स के अंदर देखा तो उसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट थे, जिन्हें देख फलक और खुश हो गई। अगेन थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, फलक ने नर्म लहजे में कहा, जिसे देख वेदांत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। राज हमें ऑफिस भी जाना है, वेदांत ने कहा और उस बेडरूम से निकल गया। वहीं वेदांत की इस हरकत पर फलक का मुंह बन गया। मिस्टर मेंटल, अगर प्यार से वेलकम ही बोल देते तो कौन सी इनके सो कॉल्ड ईगो में कमी आ जाती। सच में ये आदमी पूरा खिसका हुआ है। चपरगंजो कहीं का हो, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और अपना मोबाइल और फॉर्म लेकर ध्वनि के रूम में चली गई। फलक ध्वनि के रूम बेधड़क घुस गई और ध्वनि के गले मिल खुशी से गोल गोल घूमने लगी। क्या हुआ दी, आप बहुत खुश है? वैसे मैं तो आपके ही पास आ रही थी, ध्वनि ने फलक से अलग होते हुए कहा। इस वक्त ध्वनि के चेहरे पर भी 440 वोल्ट की स्माइल थी। हाँ, छोटी बात ही कुछ ऐसी थी, फलक ने इतना कहा और अपने फार्म, लैपटॉप और मोबाइल को बारे में ध्वनि को बताने लगी। हाँ दी, मुझे भी आपको यही बताना था कि जीजू ने मेरे भी एडमिशन की बात मुंबई के टॉप यूनिवर्सिटी में की है। कल मुझे वहाँ एडमिशन के लिए भी जाना है और जीजू ने मुझे भी लैपटॉप, मोबाइल और ये टैबलेट दिया है, ध्वनि ने चहकते हुए कहा तो फलक की खुशी दोगुनी हो गई। उसे वेदांत का नेचर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी वो इतना रूड हो जाते हैं कि मेरी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ते और कभी मेरे ऊपर इतना मेहरबान होते हैं कि थैंक यू लफ्ज भी छोटा पड़ जाए, फलक ने मन ही मन सोचा। असल में फलक ध्वनि को अपना लैपटॉप देने आई थी। उसे लगा कि ध्वनि को इसकी ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले ही वेदांत ने उसकी इस टेंशन को भी दूर कर दिया था। नीचे चल छोटी, ब्रेकफास्ट के लिए, फलक ने ध्वनि का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसके साथ नीचे आ गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पे करण और सोनम के सिवाय सब बैठ चुके थे। फलक भी वेदांत के बगल की चेयर पर बैठ गई। तो वहीं ध्वनि को देखकर निहाल ने धीरे से अपनी बगल की चेयर खिसका दी, जिस वजह से ध्वनि को निहाल को बुरा फील ना कराने के लिए उस चेयर पर बैठना पड़ा। थोड़ी ही देर में करण और सोनम ने भी सब घर वालों को ज्वाइन किया, फिर सब नाश्ता कर अपने अपने कामों पर निकल गए। कल की तरह ही वेदांत ने ऑफिस जाने से पहले फलक को फोरहेड पे किस किया, जिसे देख दादी जी, अंगद जी और सुधा जी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। पानीपत। वहीं दूसरी ओर पानीपत में नील ने फलक और ध्वनि के लिए खोजबीन स्टार्ट कर दी थी। वो सरसीवा में गांव वालों से शर्मा परिवार के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन गांव में किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया, जैसे वो लोग इस नाम के किसी इंसान को जानते ही ना हो। वहीं दूर खड़ा एक आदमी निहाल पे अपनी नजर बनाए रखा था और इस वक्त वो किसी से कॉल पे बात कर रहा था। मालिक वो अभी भी जांच पड़ताल कर रहा था, उस आदमी ने कहा। भी दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई।
जी मालिक, काम हो जाएगा, उस आदमी ने नील के ऊपर नजरें गड़ाए हुए ही कहा और कॉल कट कर दिया। इस वक्त उस आदमी के चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा हो। दिल्ली। वीर ने भी दिल्ली का कोना कोना छान मारा था, जहां भी उसे लगा कि फलक वहां हो सकती है। वीर ने उन हर एक जगहों पर खोजबीन कर ली थी। इस वक्त वो एक बड़े से बंगलों के सोफे पे बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने सोफे पर राजवीर चौहान बैठा हुआ था और वीर के ठीक पीछे रवि खड़ा हुआ था। साले साहब, आप काहे इतना फिकर कर रहे हो, वो लड़की मिल जाएगी, राजवीर ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। लेकिन राजवीर की बात सुन वीर ने उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखा। उसका नाम फलक शर्मा है ना कि वो लड़की, वीर ने अपनी सर्द आवाज में कहा, जिसे सुन राजवीर ने डर से अपना थूक निगल लिया। हाँ हाँ फलक जी, उर्फ आपकी जान जल्द ही आपके पास होगी। वैसे भी हम सब उन्हें जितनी शिद्दत से खोज रहे हैं, तो उनका मिलना तो तय ही है, राजवीर ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। आप गलत कर रहे हैं भैया, पीछे से आती हुई सिया ने वीर से कहा। इस वक्त सिया के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे, जिसे देख राजवीर को अब टेंशन होने लगी। भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा हो, लेकिन वो ताकत और गुस्से के मामले में वीर के आसपास भी ना था। मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, वीर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और वहां से जाने लगा। आपने ऑलरेडी मेरी दोस्त की लाइफ हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो कम से कम अब उसे जिंदा तो रहने दीजिए। क्या आपको उससे उसके माँ बाप छीनकर भी चैन नहीं मिला, जो अब उसे फिर से खोजकर जबरदस्ती उसे अपना बनाना चाहते हैं, जबकि वो तो आपसे प्यार क्या आपको पसंद भी नहीं करती। प्लीज भैया छोड़ दीजिए उसे, जीने दीजिए उसे उसकी जिंदगी, सिया से अपनी नम आंखों से वीर को घूरते हुए कहा। वहीं सिया की बात सुन वीर के जाते हुए कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपनी लाल हो चुकी आंखों से सिया को घूरा। क्या जानती नहीं कि हमारे यहाँ औरतों को बोलने की परमिशन सिर्फ कमरे में होती है, वो भी अपने पति के सामने। तो यहाँ हमें बेफिजूल मुफ्त का ज्ञान देना बंद करो, वरना एक जोरदार थप्पड़ तुम्हारे कान के नीचे रशीद करेंगे तो भूल ही जाओगी कि तुम्हारी जबान भी हुआ करती थी। और एक बात तो अपने इस खोखले दिमाग में बैठा लो कि वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम्हारी भाभी है, तो जरा इज्जत से नाम लो। वैसे भी हमारे नसीब में सिर्फ वही है और उसके नसीब में हमारे सिवा हम किसी को होने नहीं देंगे, वीर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर मुड़कर अपनी जलती हुई निगाहों से राजवीर को देखा, जिसे देख राजवीर के रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। अब ये राक्षस मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे मेरी जान ही ले लेगा, राजवीर ने वीर को देखते हुए अपने मन में सोचा। तभी उसके कानों में वीर की कर्कश आवाज सुनाई दी। क्या तुमसे तुम्हारी बीवी नहीं संभाली जाती, देख रहे हो इसे, इतनी जबान तो उसने बचपन से लेकर आज तक नहीं चलाई जितनी तुमसे शादी के बाद चला रही है। अगर तुमसे ये संभली नहीं जाती तो छोड़ दो इसे, वरना किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटका तो तुम दोनों की लाशें बिछी रहेंगी इस घर में, वीर ने वार्न करते हुए कहा और वहां से तेज कदम भरता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुंबई। रात का वक्त। फलक अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी वेदांत उस कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन फलक अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसने वेदांत को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आखिर वो उससे बात ही क्या करती, क्योंकि उनकी नॉर्मल सी बात भी एक लंबी चौड़ी आर्गुमेंट में कब बदल जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। वेदांत भी शॉवर लेने बाथरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद चेंज कर वापस बेडरूम में आया। इस वक्त फलक अपने सामानों को समेट रही थी, जिसे देख वेदांत ने उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए। वेदांत फलक के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देख फलक ने उसकी ओर कन्फ्यूजन से देखा। अब क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, फलक ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। तुम्हें फर्म ज्वाइन करने से पहले मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, तभी मैं तुम्हें वहां ज्वाइन करने दूंगा,
वेदांत ने सपाट लहजे से कहा। वहीं वेदांत की शर्त वाली बात सुन फलक की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और वो आंखें छोटी कर वेदांत को घूरने लगी। अब अपनी शर्तें बताने की कृपा करेंगे प्रभु, फलक ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा तो उसे वेदांत घूरने लगा। ये लड़की पूरी की पूरी कार्टून है, वेदांत ने मन ही मन कहा। मेरी दो शर्तें हैं, पहली कि तुम्हें हमारी शादी की किसी को नहीं बता सकती एंड सेकंड की तुम्हारे इंटर्नशिप की वजह से मुझे और घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम्हें इन सब के बीच अच्छी बहू बनने की एक्टिंग जारी रखनी होगी, वेदांत ने सपाट लहजे में कहा। ओके, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे भी आपसे सेम एक्सपेक्टेशन है कि आपके और आपकी फैमिली की वजह से मुझे और ध्वनि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फलक ने भी उसी टोन में कहा। उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं, वेदांत ने कहा और बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। इस बिलौटे का कोई भरोसा नहीं, कब क्या सोच ले पता नहीं, हर पल इसके दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती है, लेकिन इन सब के बीच मुझे ध्वनि को सेटल करना होगा और खुद को इतना पावरफुल बनाना होगा कि मैं वीर चौधरी से अपने सारे जख्मों का हिसाब ले सकूं। ये सब सोचते हुए फलक की आंखें मानो अंगारे बरस रही थी। फलक जैसे ही अपना लैपटॉप रखने के लिए बेड से उठी तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वो धम की आवाज के साथ फर्श पे गिर गई। फलक के गिरने की आवाज सुन वेदांत, जो आंखें बंद कर लेटा हुआ था, उसने झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा फलक अपने पैर पकड़े जमीन पे बैठी हुई थी। उसे वैसे बैठा देख वेदांत तुरंत उसके पास आया और उसके सामने घुटने के बल बैठकर उससे बोला, व्हाट हैपेंड बार्बी? कुछ नहीं, बस ये देख रही थी कि ये टाइल्स अच्छे से लगी है कि नहीं। फिर फलक जोर से चिल्लाते हुए बोली, दिखाई नहीं देता क्या आपको कि मैं गिर गई हूँ, मेरा पैर सुन्न पड़ गया है। इतना बोल फलक अपने पैर को मलने लगी। वहीं फलक की बातें सुन अब वेदांत का मन खुद को ही एक पंच मारने का कर रहा था कि वो क्यों फलक की मदद के लिए दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। वेदांत ने फलक को झटके से अपनी गोद में उठा लिया। वहीं उसके ऐसा करते ही फलक उसे आंखें फाड़े देखने लगी। वेदांत ने फलक को बेड पर बैठाया और उसकी नाइटी थोड़ी उसके पैर से ऊपर कर उसके पैरों पर मसाज करने लगा। उसकी इस हरकत को देख फलक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों को बार बार झपका रही थी, मानो वो अपने सामने देख रहे दृश्य को कन्फर्म करना चाहती हो। वहीं वेदांत बड़े हो प्रोफेशनल तरीके से फलक के पैरों पर मसाज कर रहा था। वेदांत की ठंडी उंगलियां अपने पैरों पर फील कर फलक के रोंगटे खड़े हो गए थे। ना चाहते हुए भी उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। थोड़ी देर बाद वेदांत ने उसके पैरों पर मसाज करना बंद किया और वापस अपनी जगह पर आकर सो गया। उसकी इस हरकत को देख फलक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अब फलक को भी उसके पैर ठीक लग रहे थे। उसे ये प्रॉब्लम हमेशा से थी, उसके पैर ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने पर अक्सर सुन्न पड़ जाते थे। थोड़ी देर बाद फलक भी नींद के आगोश में चली। पानीपत। इस वक्त नील एक होटल में ठहरा हुआ था। वो बेड पे लेटे हुए एक टक सीलिंग को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वहीं नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में कुछ यादें चल रही थी। फ्लैशबैक। एक लड़की जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके बालों की दो चोटी बनी हुई थी, वो एक लड़के को बुरी तरह पिट रही थी। वहीं वहां आसपास खड़े स्टूडेंट्स ये नज़ारा चुपचाप देख रहे थे। उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों की लड़ाई के बीच इंटरफेयर कर सकें। सॉरी फलक, माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम कभी ध्वनि को परेशान नहीं करूंगा, उस लड़के ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा। उसकी इस बात पे फलक ने उसके चेहरे पर एक और मुक्का मार दिया
क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा कि तू ध्वनि को नेक्स्ट टाइम से परेशान नहीं करेगा? इतना बोल फलक ने उसके पेट पर एक जोरदार किक मारी। हिस्से उस लड़के की दर्द भरी चीख निकल गई और वो जमीन पे गिर गया। फलक ने लड़के के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके चेहरे को ऊपर की ओर करके दांत पीसते हुए बोली, ध्वनि ही नहीं बल्कि अब से अगर तूने किसी भी लड़की को परेशान किया तो मैं तुझसे प्रॉमिस कि तुझे तेरे लड़के होने पर रिग्रेट करना पड़ेगा एंड आई विल मेक श्योर दैट कि मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक न करूं। इतना बोल फलक ने उस लड़के का सिर झटका और उसे दोबारा मारने लगी। वहीं सामने ध्वनि नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी डेयरिंग दी को देख रही थी। तभी किसी लड़के ने फलक को पीछे से पकड़ लिया और उसे वहां से उठाकर ले जाने लगा। उस लड़के की इस हरकत पर फलक बुरी तरह चिढ़ गई। नील छोड़ मुझे, मैं आज उसे अच्छी तरह सबक सिखा कर रहूंगी। फलक ने खुद को नील से छुड़ाते हुए कहा, तूने ऑलरेडी उसे मार मार कर बेड पेशेंट बना दिया है एंड तू प्लीज मुझे सबके सामने थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिया कर, आफ्टरऑल मैं तेरा 2 क्लास सीनियर हूँ। नील ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इस बात पर फलक की गुस्से में भी हंसी छूट गई। फलक ने नील के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। देखिए मिस्टर नील दीवान, आप ना हमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ना हम आपको रिस्पेक्ट देंगे और ना आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। फलक ने नील के गालों पे किस करते हुए कहा और वहां से दौड़कर भाग गई। उसके मुंह से अपनी डायरेक्ट बेइज्जती सुन नील भी उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, फलक की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आलसी कछुए, पहले पकड़ तो सही, फलक ने जीभ दिखाते हुए कहा और ध्वनि के पास चली गई। तुझे इन चमगादड़ों से डरने की जरूरत नहीं है छोटी, तू थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन ताकि तू मेरी गैर मौजूदगी में भी इन आवारा कुत्तों के तोते उठा सके, वरना मैं तो हूँ ही तेरी हिफाजत के लिए। मेरे होते हुए तुझे कोई कांटा भी नहीं चुभ सकता। फलक ने ध्वनि को गले लगाते हुए कहा तो ध्वनि ने भी उसे टाइट हग कर लिया। वहीं उन दोनों को अकेले अकेले गले मिलते देख नील का मुंह बन गया। नील ने भी उन दोनों को जोर से हग कर लिया, जिससे उन तीनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो तीनों जमीन पे गिर गए। दर्द से वो तीनों कराहने लगे और उठकर एक दूसरे को देखने लगे। अचानक जी वो तीनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो तीनों एक साथ कीचड़ में जो गिर गए थे और इस वक्त वो तीनों बिल्कुल कीचड़ में सने हुए थे। थोड़ी देर कीचड़ की होली खेल वो तीनों उसी हालत में अपने घर की ओर निकल गए। फ्लैशबैक एंड। पता नहीं तुम दोनों कहाँ हो, किस हाल में हो पता नहीं, मैं कब तुम दोनों को ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों जहाँ भी होगी सेफ होगी और मैं तुम दोनों को जल्द ही ढूंढ लूंगा। नील ने अपनी आंखों में एक चमक लिए कहा। मुंबई। सुबह 5 बजे जब वेदांत की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने फलक का मासूम चेहरा था, जिसे देख उसकी धड़कनें ना चाहते हुए भी बढ़ गई। लेकिन तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला महसूस हुआ, जिसे देख उसका बुरी तरह मुंह बन गया, क्योंकि नींद में ही फलक के मुंह से निकला हुआ सलाइवा वेदांत के सीने से गिर गया था। इस लड़की को सोने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मन तो कर रहा है कि इसे उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता, वरना ये कब झांसी की रानी बनकर तलवार उठा ले, इसका कोई भरोसा नहीं। वेदांत ने मन ही मन कहा और फलक को धीरे से साइड लेटाकर बाथरूम में फ्रेश होकर जिम के लिए निकल गया। 1 घंटे बाद वेदांत जिम करके वापस आया तो तब भी फलक घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे वैसा देख वेदांत ने अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेकर आया तो उसने देखा फलक बेड पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। शायद वो अभी भी हल्की नींद में थी। वेदांत रेडी हो अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। करीब 2 घंटे बाद जब वेदांत अपने बेडरूम में लौटा तो उसकी आंखें सामने का नजारा देख जम सी गई और इसी के साथ उसकी धड़कनें बढ़ गई। इस वक्त फलक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी।
फलक ने डेनिम जीन्स विथ वाइट टॉप के ऊपर फ्लोरल लॉन्ग श्रग पहना हुआ था। बालों का मैसी सा बन बनाए और पैरों में पहने वाइट स्नीकर में फलक एक प्रॉपर कॉलेज गोइंग गर्ल लग रही थी। मानना पड़ेगा इस कार्टून का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वेदांत ने मन ही मन फलक की तारीफ करते हुए कहा। वहीं जब फलक ने मिरर से वेदांत को अपनी ओर देखता हुआ पाया तो वो टेढ़ा मुस्कुरा दी। एमआर सिंघानिया, आप चाहें तो मेरी तारीफ कर सकते हैं, आखिर मैं हूं ही इतनी सुंदर, फलक ने अपने नाखूनों पर फूंकते हुए कहा। फलक की बात सुनकर वेदांत की शार्प आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। क्या तुम इसी गेटअप में कॉलेज जाओगी? वेदांत की बात सुनकर फलक का मुंह बन गया। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं साड़ी और मंगलसूत्र पहनकर और माथे पर लंबा सा सिंदूर लगाकर कॉलेज जाऊं ताकि सबको हमारी मैरिज के बारे में पता चल जाए? फलक ने मुंह फुलाते हुए कहा, फिर थोड़ा रुक कर बोली, ये देखिए मैंने अपने गले में मंगलसूत्र वाला पेंडेंट पहना हुआ है। फलक ने अपने टॉप के अंदर छुपे मंगलसूत्र को दिखाते हुए कहा, फिर अपने बालों के पीछे छुपे सिंदूर को दिखाते हुए बोली, मैं इसे भी लगाना नहीं भूली कॉस मुझे मम्मी जी डांट नहीं सुनना। फलक की बातें सुन वेदांत ने उसे एक नजर घूरा और वहां से चला गया। खड़ूस बिलौटा कहीं का, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और अपना बैग ले नीचे चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्वनि भी अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयार हो गई थी। ध्वनि ने भी आज ब्लैक जीन्स विथ येलो टॉप पहना हुआ था। उसने अपने लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था। इस लुक में वो बहुत प्रीटी लग रही थी। वो भी अपना बैग लेकर नीचे हॉल में चली गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर घर के सारे मेंबर्स बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सुधा जी ने जब फलक और ध्वनि को रेडी देखा तो वो उन्हें कन्फ्यूजन से देखने लगी। आज से फलक भाभी इंटर्नशिप के लिए फर्म ज्वाइन कर रही है और ध्वनि का आज कॉलेज में एडमिशन है और कल से वो भी रेगुलर कॉलेज जाएगी, करण ने घर वालों के बीच लगभग ऐलान करते हुए कहा। करण की बात सुनकर दादी अंगद जी और सुधा जी बहुत खुश हो गए। बेटा आप खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना, अंगद जी ने ध्वनि की ओर देखकर कहा तो ध्वनि ने हल्की सी स्माइल कर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फलक बेटा तुम भी अपने करियर पे पूरा फोकस करना ताकि तुम हमारी फैशन इंडस्ट्रीज संभाल सको, सुधा जी ने फलक से कहा तो फलक ने हिचकिचाते हुए हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। आप लोगों के अलावा किसी भी बाहर वालों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि फलक मेरी वाइफ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फलक और ध्वनि को हमारा कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं और फलक हमारी शादी की बात को प्राइवेट रखना चाहते हैं, वेदांत ने सपाट लहजे में कहा। घर वाले उसके बातों के पीछे छुपे मतलब को साफ समझ सकते थे, इसलिए किसी ने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। लेकिन भाभी और ध्वनि कब तक इस बात को छुपा पाएंगे? कभी न कभी किसी को तो ये बात पता ही चल जाएगी कि भाभी और ध्वनि सिंघानिया मैंशन में रहते हैं। तब क्या होगा? निहाल ने थोड़ी परेशानी से कहा। तो इसमें क्या है, हम बोल देंगे कि बहू और ध्वनि हमारी फैमिली फ्रेंड के बच्चियां हैं। अंगद जी बात सुन सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण तुम ध्वनि का आज एडमिशन करवाने चले जाओ। सुधा जी की बात सुन निहाल को खांसी आ गई। अहम अहम, निहाल को खांसता देख सोनम ने उसे पानी का गिलास पास किया। ना चाहते हुए भी निहाल को पानी पीना पड़ा। वहीं निहाल की हालत देख करण को बहुत मजा आ रहा था। उसने भी निहाल को चिढ़ाने के लिए अंगद जी के हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है डैड, मैं ध्वनि को लेकर यूनिवर्सिटी चले जाऊंगा, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तुम भी ध्वनि के ही यूनिवर्सिटी से पीजी कर लो, करण की बात सुनकर अंगद जी ने कहा। इन सारी बातों के बीच वेदांत बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो काफी मिस्टीरियस था। थोड़ी देर बाद रोज की तरह ही वेदांत फलक के फॉरहेड पर किस कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया।
अब फलक को भी इन सब चीजों की आदत हो गई थी, इसलिए उसे वेदांत के ऐसे किस करने से कोई खास फ़िक्र नहीं पड़ता था। फलक और ध्वनि भी सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल गई। चूंकि फलक का फर्म ध्वनि के यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड था, इसलिए वो अपनी पर्सनल मर्सिडीज लेकर अपने फर्म की ओर निकल गई। तो वहीं दूसरी ओर करण और ध्वनि भी कार में बैठ यूनिवर्सिटी की ओर निकल गए, जिन्हें देख दो जोड़ी आंखें लाल हो चुकी थी। और वो आंखें थी निहाल सहगल जी की, जिनके दिल में जेलेसी ऑन द पिक थी। रास्ते भर करण ध्वनि से बातें करते हुए आया। जहां ध्वनि इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, तो वहीं करण जस्ट उसके अपोजिट था। उसे शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में बात तो सिर्फ करण ही कर रहा है, ध्वनि तो बस उसे हाँ या ना में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी, जहां इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते थे। ध्वनि अपनी आंखें बड़ी बड़ी उस यूनिवर्सिटी को ध्यान से देख रही थी। अब यहीं खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी चले? करण की बात सुन ध्वनि अपने सेंस में आई और स्माइल करते हुए करण के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद करण और ध्वनि अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर ऑफिस के बाहर आ गए। असल बात ये थी कि करण और उसके फ्रेंड्स पहले से पीजी इस साल एडमिशन लेने वाले थे और ध्वनि का एडमिशन तो उनके प्लान के बाद ही डिसाइड हुआ था। ऑफिस के बाहर आते ही करण को उसके दोस्त मिल गए। करण ने उन सब से ध्वनि को इंट्रोड्यूस कराया, फिर ध्वनि को उन सब से, ध्वनि ये मेरा दोस्त रोनी है, ये सोनिया, सोनिया है रोनी की गर्लफ्रेंड, और ये है मेरा दोस्त अक्ष। करण ने अपने तीनों दोस्तों से ध्वनि को मिलाते हुए कहा। वो तीनों भी करण की तरह बातूनी और मस्तीखोर थे। कुछ ही देर में उन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ध्वनि को भी उन चारों का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर सोनिया, वो बहुत ही मस्त मौला टाइप की लड़की थी। वहीं दूसरी ओर फलक की कार द न्यू मॉडर्न आर्ट फर्म की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो एक बहुत ही चमकदार शानदार बिल्डिंग थी, जिसे देख फलक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फलक अपना बैग ले उस बिल्डिंग में एंटर हो गई। वो अपने बैग से फॉर्म निकलते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि वो सामने से आते किसी शख्स से टकरा गई। वो शख्स भी अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसका भी ध्यान सामने से आती फलक पे नहीं गया, जिस वजह से उनकी टक्कर काफी जोरदार हो गई। उस शख्स का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पे गिर गया और उसके गिरते ही फलक भी उसके ऊपर गिर गई। इस बीच उस शख्स के हाथ लगने से फलक का जुड़ा भा। फलक का फर्म ध्वनि के यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड था, इसलिए वो अपनी पर्सनल मर्सिडीज लेकर अपने फर्म की ओर निकल गई। तो वहीं दूसरी ओर करण और ध्वनि भी कार में बैठ यूनिवर्सिटी की ओर निकल गए, जिन्हें देख दो जोड़ी आंखें लाल हो चुकी थी। और वो आंखें थी निहाल सहगल जी की, जिनके दिल में जेलेसी ऑन द पिक थी। रास्ते भर करण ध्वनि से बातें करते हुए आया। जहां ध्वनि इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, तो वहीं करण जस्ट उसके अपोजिट था। उसे शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में बात तो सिर्फ करण ही कर रहा है, ध्वनि तो बस उसे हाँ या ना में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के सामने आ